तो बेटा मैंने आपको बोला इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की सबसे ज्यादा वेटेज है मैक्रो के अंदर, ठीक है, और इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन 5 मार्कर बनते हैं। हाउएवर मैंने आपको बताया था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में न्यूमेरिकल पोर्शन भी है और थियोरी भी है, बट मुझे ये लगता है कि अगर इसका न्यूमेरिकल पार्ट आएगा तो वो 2 नंबर की वेटेज में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़े पार्ट के अंदर आपका नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की थियोरी पोर्शन जो है मेन है, उसको आप अच्छे से करोगे, ठीक है, ध्यान में रखना। और कल की क्लास में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल कराऊंगी, सिर्फ दोनों चैप्टर के ओनली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए मैं एक शीट भी प्रिपेयर करके रखूंगी, तो ऑनलाइन में बेटा जितने भी आए हुए जो आ सकते हैं तो आ जाना, क्योंकि न्यूमेरिकल में मैं आपको करवा के फिर आप यहीं पे प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। वो पूरा बंच अगर सॉल्व कर जाओगे तो फिर आपको नेशनल इनकम, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों के न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। तो मैं हर पैटर्न का एक एक न्यूमेरिकल डाल दूंगी उसके अंदर, ठीक है। तो आज हम इसकी थियोरी अच्छे से डेप्थ में खत्म कर लेते हैं। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर ना बेटा आपको सबसे पहले तो कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट डिमांड का और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। वन इज एडी विच इज एग्रीगेट डिमांड, अनदर इज एएस विच इज एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट का मतलब आप सभी को पता है टोटल होता है, एग्रीगेट मींस टोटल, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हो गया, तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ इट इज टोटल डिमांड, ठीक है। इकोनॉमी में सारे सेक्टर मिलके जो भी डिमांड कर रहे हैं ना दैट इज एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड, अभी सुनो 2 मिनट के लिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस। इकोनॉमी में आपको पता है नेशनल इनकम में भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो एडी के अंदर भी सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को हम काउंट करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स का मतलब क्या बेटा, इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड होता है, तो हाउस होल्ड भी डिमांड करता है आपको पता है, फर्म्स होती है, फर्म्स भी डिमांड करती है, गवर्नमेंट होती है वो भी डिमांड करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एक्सपोर्ट भी करती है, तो फॉरेन रेजिडेंट्स भी इंडिया की गुड्स की डिमांड करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है इन चारों सेक्टर्स की डिमांड को हम ऐड करेंगे तो वी गेट एग्रीगेट डिमांड, तो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड आएगी। काफी सिमर के साथ एडजस्ट हो जाओ, इधर आज आ गया। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। एग्रीगेट डिमांड बेटा अकाउंटिंग ईयर के लिए निकाली जाती है, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग ईयर के लिए निकलती। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब है बेटा सारे सेक्टर्स मिलके जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं अकाउंटिंग ईयर के अंदर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन कर रहा है, बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कब, इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। मेरे साथ डेफिनेशन लर्न करोगे, एडी की डेफिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, किस पे कर रहे हो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, ठीक है। कौन कर रहा है, सारे सेक्टर्स कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज एग्रीगेट डिमांड। हर चीज मेरे साथ लर्न करोगे, जब मैं पूछूंगी तो आप मेरे को रिस्पॉन्ड करो। तो एडी की डेफिनेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इट इज टोटल एक्सपेंडिचर, किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कौन कर रहा है, बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, कब कर रहे हैं, इन एन अकाउंटिंग। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर इज एग्रीगेट, ठीक है। दैट इज एग्रीगेट डिमांड बेटा, जिसको हम एडी से डिनोट करते हैं। एडी क्लियर हो गई। तो मैंने आपको बोला है कि 4 सेक्टर्स डिमांड करते हैं, वन इज हाउस होल्ड, अनदर इज फर्म, तीसरा इज गवर्नमेंट, अनदर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो चारों सेक्टर्स की डिमांड को हम ऐड करते हैं तो वी गेट एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, या चलो एडी तो मैंने बता दी, एडी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो मुझे आप बताओ, अभी मैंने बोला है कि इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स डिमांड करते हैं, बोलो 4 सेक्टर्स। तो एडी के 4 ही कंपोनेंट होते, ठीक है। इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स डिमांड करते हैं बेटा, तो एडी के 4 ही कंपोनेंट्स है। अच्छा, पहला सेक्टर जो डिमांड करता है, मैंने क्या बताया था, कौन करता है फर्स्ट सेक्टर डिमांड, हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर कौन डिमांड करता है, फर्म्स। तीसरा सेक्टर कौन डिमांड करता है, गवर्नमेंट। और चौथा सेक्टर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एडी के बेटा 4 कंपोनेंट यही है। तो पहला जो हाउस होल्ड डिमांड करता है ना, तो एडी के फर्स्ट कंपोनेंट को कहते हैं हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, ठीक है। फर्स्ट सेक्टर जो डिमांड कर रहा है दैट इज हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड आपको पता है हम लोग हाउस होल्ड हैं, हम डिमांड क्यों करते हैं, फॉर प्रोडक्शन की कंजप्शन, कंजप्शन। तो फर्स्ट सेक्टर एडी का जो होता है बेटा दैट इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड या प्राइवेट कंजप्शन डिमांड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते, ठीक है। एडी का फर्स्ट कंपोनेंट इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, ठीक है, क्योंकि हाउस होल्ड डिमांड करता है फॉर कंजप्शन, ठीक है। तो दैट इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। अब इसको लिखेंगे कैसे, इलैबोरेट कैसे करेंगे बेटा। अब एडी की डेफिनेशन याद है,
टोटल एक्सपेंडिचर ऑन किसके ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कर रहे हैं, ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन एन। तो आप उसमें से सारे सेक्टर्स हटा के ना बेटा सिर्फ हाउस होल्ड लगा देते हैं। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन क्या बोलोगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। और हाउस होल्ड का काम क्या है, फॉर कंजप्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। लर्न हुई मेरे साथ, ठीक है, ट्राई करो मेरे साथ लर्न करने की। देखो मैंने आपको सिर्फ एडी की डेफिनेशन याद कराई। एडी मैंने आपको बोला था होती है टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इनकर्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर, दिस इज एग्रीगेट डिमांड। अब हम एडी के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं बेटा। तो एडी में जो पहला सेक्टर डिमांड कर रहे हैं वो हाउस होल्ड है। तो एडी का पहला कंपोनेंट है हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। तो जो एडी की डेफिनेशन में ऑल सेक्टर्स लिखा था ना, मैंने उसको कट करके सिर्फ हाउस होल्ड लगाया। तो मैंने डेफिनेशन अपनी खुद बनाई है, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कर रहा है, बाय हाउस होल्ड। क्यों, फॉर कंजप्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर, दिस इज हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड। देखो मेरे साथ लर्न करोगे क्योंकि नेक्स्ट डेफिनेशन मैं आपसे सुनूंगी, ये ध्यान में रखो। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है। क्यों कर रहा है, फॉर कंजप्शन इन एन अकाउंटिंग ईयर। और हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड बेटा दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है। वन इज पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो इन हैंड होती है खर्च करने के लिए, ठीक है। इनकम आफ्टर पेइंग टैक्सेस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो जो मेरे को पैसा मिल रहा है आफ्टर पेइंग टैक्सेस टू गवर्नमेंट, दैट इज पीडीआई, ठीक है, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है, ठीक है। चलो देखो बेटा, तो पीडीआई बेटा आप ध्यान में रखना, जितनी ज्यादा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको बताइए वो इनकम होती है विच इज रिसीव्ड आफ्टर पेइंग व्हाट, टैक्सेस। जो इनकम टैक्सेस देने के बाद हमें मिलती है ना, दैट इज पीडीआई। तो अब खुद सोच के बताओ यार, अगर मेरी पीडीआई ज्यादा होगी तो डिमांड विल इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज। अगर आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा है तो डिमांड भी बढ़ेगी, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम है तो डिमांड भी कम होगी। तो हाउस होल्ड की डिमांड बेटा एक तो डिपेंडेंट होती है पीडीआई के ऊपर, और दूसरी डिपेंडेंट होती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी टू कंज्यूम। अब आपका जितनी कैपेसिटी होगी आप उतना ही कंज्यूम करोगे ना यार, उतनी डिमांड करोगे। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन, वन इज पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, अनदर इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। ये हमने एडी का पहला कंपोनेंट पढ़ा है बेटा, डेफिनेशन में पीछे वालों से पूछूंगी, ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड क्या शुरू कर रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर किसके ऊपर, ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन कर रहा है, बाय, फॉर इन एन अकाउंटिंग, एंड इट डिपेंड्स ऑन पीडीआई एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब दूसरा सेक्टर जो डिमांड करता है बेटा वो फर्म होता है, ठीक है। तो सेकेंड एडी का कंपोनेंट होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, ठीक है, दैट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। क्योंकि बेटा हाउस होल्ड डिमांड कर रहा था कंजप्शन के लिए, फर्म्स क्यों डिमांड करता है, फॉर इन्वेस्टमेंट। फर्म्स तो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना। अच्छा, हाउस होल्ड ने डिमांड करी थी आपको पता है फाइनल गुड्स की कंजप्शन पर्पस के लिए। फर्म्स डिमांड जो भी करेगा वो कैपिटल गुड्स की करेगा। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, मशीन, टूल, इक्विपमेंट, ये सब कैपिटल गुड्स है। तो फर्म्स जो भी डिमांड करता है बेटा वो कैपिटल गुड्स की करता है, और क्यों करता है, फॉर इन्वेस्टमेंट करता है। तो हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है, इनकर्ड बाय फर्म्स ऑन कैपिटल गुड्स, क्योंकि फर्म्स किस गुड्स की डिमांड करेगा, कैपिटल गुड्स की। क्यों करेगा, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। तो दिस इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। लर्न करोगे, ट्राई करोगे तो लर्न हो जाएगा आसानी से। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड होता है बेटा टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फर्म, नाम से ही पता चल रहा है टोटल एक्सपेंडिचर कर कौन रहा है, फर्म कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है, कैपिटल गुड्स पे कर रहा है। क्यों कर रहा है, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस इन एन अकाउंटिंग ईयर। और बेटा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, कोई भी फर्म होती है ना, फर्म का काम है प्रोडक्शन करना। तो फर्म्स की डिमांड सबसे पहले तो डिपेंडेंट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। आपको पता है फर्म्स जो भी इन्वेस्ट करता है बेटा सारा पॉकेट से पैसा नहीं लगाता, वो बोरिंग करता है। तो लोन पे हर फर्म क्या देखती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो क्या आप बैंक से बोरो करोगे, नो, तो आप इन्वेस्टमेंट भी कम करोगे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट विल इंक्रीज। ये चीज ध्यान में रखें, ठीक है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड ये डिपेंडेंट होती है बेटा एमईआई के ऊपर।
MEI की फुल फॉर्म है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारी टर्म्स मैं आपसे पूछूंगी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये टर्म देख के बहुत बड़ी लग रही है यार, MEI क्या होती है? इसको अगर मैं साधारण लैंग्वेज में बोलूं ना, तो MEI का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न, और रिटर्न का मतलब क्या है? प्रॉफिट की लॉस। प्रॉफिट है ना, आपको जितना रिटर्न मिल रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब सोच के बताओ यार, रिटर्न ज्यादा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे कि कम करोगे? इंक्रीज। और रिटर्न कम हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट विल डिक्रीज। तो MEI बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, प्राइवेट डिमांड भी बढ़ती है। MEI कम होती है बेटा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, देखो मैंने आपको क्या सिखाया है, हाउस होल्ड की डिमांड दो चीजों पे डिपेंडेंट है, PDI एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्म्स की डिमांड दो चीजों पे डिपेंडेंट है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड MEI रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब दो सेक्टर्स हमने कर लिए जो डिमांड करते हैं, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर इज फर्म। तीसरा सेक्टर जो डिमांड करता है दैट इज गवर्नमेंट, तो उसको हम बोलते हैं, तीसरा कंपोनेंट AD का है बेटा गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, गवर्नमेंट किसका, आपको पता है गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है? बोलो। सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट का मेन मोटिव है सोशल वेलफेयर। प्रभजोत आगे आजा, आजा फर्स्ट, गीतांश इसको एडजस्ट करा ले बेटा। तो तीसरा बेटा कंपोनेंट AD का है गवर्नमेंट डिमांड, आ गया बेटा, गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट का आप सभी को पता है मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। अच्छा, इसके ऊपर हमने AD के दो कंपोनेंट पढ़े, पहला हाउस होल्ड पढ़ा है, दूसरा फर्म्स पढ़ा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट किसका भला करेगा यार? हाउस होल्ड का भी करेगा और फर्म्स का भी करेगा। तो गवर्नमेंट जो भी डिमांड करता है ना बेटा, वो हाउस होल्ड के लिए भी करता है और फर्म्स के लिए भी करता है। अच्छा, फर्म्स को कौन से गुड्स चाहिए होते? कैपिटल गुड्स। और हम लोगों को कौन से गुड्स चाहिए? कंज्यूमर गुड्स। तो गवर्नमेंट दोनों की डिमांड करेगा बेटा। तो हम कहेंगे इट इज टोटल एक्सपेंडिचर। कौन कर रहा है? इनकर्ड बाय, बोलो कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। कौन से गुड्स पे? दोनों बोलो, कंज्यूमर गुड्स एंड ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। क्यों कर रहा है? फॉर सोशल इन एन अकाउंटिंग, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है भाई, तो दैट इज गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो हमने सिर्फ AD की डेफिनेशन पढ़ी है, उसी से हमने सारी डेफिनेशन बनाई है बेटा। ठीक है, ध्यान में रखना, आपको एक डेफिनेशन लर्न करनी, उसी में हमने फिर हेर फेर करा है सब कुछ। ठीक है, हमने AD की डेफिनेशन अच्छे से याद करी। तो टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स फॉर सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो दैट इज गवर्नमेंट डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस। और चौथा सेक्टर जो डिमांड करता है ना बेटा, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम दो ही ट्रांजेक्शन करते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो लास्ट कंपोनेंट AD का होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है भाई, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज नेट एक्सपोर्ट। एंड आपको पता है इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी बैलेंस, तीनों होता है। तो नेट एक्सपोर्ट तो तीनों हो सकते हैं बेटा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तीनों हो सकता है। तो लास्ट कंपोनेंट ऑफ AD इज नेट एक्सपोर्ट। इसके बाद मेरी बारी आएगी, मैं तुमसे सुनूंगी AD के चारों कंपोनेंट। ठीक है भाई, तो एग्रीगेट डिमांड मैंने आपको बताई है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है बेटा AD का। AD मैंने आपको बोला है एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब सारे सेक्टर्स के डिमांड को हम ऐड करेंगे तो वो एग्रीगेट डिमांड होती है। तो सारे सेक्टर्स, इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, वन इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म, तीसरी इज गवर्नमेंट एंड चौथा इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो AD के ये 4 ही कंपोनेंट है बेटा। तो AD का पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा है हाउस होल्ड ने डिमांड करी है, क्यों करिए? फॉर कंजप्शन करिए। दूसरा पढ़ा है फर्म्स ने डिमांड करिए, क्यों करिए? फॉर इन्वेस्टमेंट करिए। तीसरा गवर्नमेंट ने डिमांड करिए, क्यों करिए? फॉर सोशल वेलफेयर। और चौथा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमने दो ही ट्रांजेक्शन करी है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, तो दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो AD के सबसे पहली आपकी ड्यूटी है कि AD के चारों कंपोनेंट के नाम अच्छे से याद करो। फर्स्ट कंपोनेंट था हाउस होल्ड कंजप्शन डिमांड, सेकेंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, तीसरा गवर्नमेंट डिमांड एंड लास्ट इज नेट एक्सपोर्ट। डन भाई, चारों क्लियर हो गए? मैं किसी से भी पूछूंगी, नाम लेके ध्यान में रखना, ऑनलाइन वालों भी। ठीक है, आपको दिक्कत आ रही है तो पूछो, मैं किसी से भी पूछूंगी क्यों। तो AD के बेटा ये 4 कंपोनेंट है। अब हमारे सिलेबस में ध्यान से समझना, हमारे सिलेबस में इक्विलिब्रियम है बेटा 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो हम AD का जब फॉर्मूला करते हैं ना, तो उसमें पहले ही 2 सेक्टर्स काउंट करते हैं। पहला सेक्टर कौन था? हाउस होल्ड। दूसरा सेक्टर कौन था? फर्म। तो हाउस होल्ड डिमांड कर रहा था फॉर कंजप्शन, फर्म्स डिमांड कर रही है फॉर
तो एडी का ये फॉर्मूला यूज करोगे हर जगह पे, सी प्लस आई, ठीक है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। मैं पूछूंगी क्योंकि आगे ये सारी टर्म्स आती है। तो एडी का फॉर्मूला इज कंजप्शन, एग्रीगेट डिमांड है बेटा, तो हाउस होल्ड ने भी डिमांड करी है, फर्म ने भी डिमांड करी है, हाउस होल्ड ने करी कंजप्शन के लिए, फर्म ने करी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो एडी सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई, फॉर्मूला लर्न हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एडी सी प्लस आई होते हैं, कैसे डिराइव करते हैं, ठीक है, इसकी आपको स्केड्यूल याद करना पड़ेगा। पूरे चैप्टर के अंदर ना बेटा देखो, आपके पास 5 मार्कर मैंने आपको बोला कि पक्का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से, और अगर इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन आता है, मैं आपको 6 क्वेश्चन बताऊंगी इस चैप्टर में जो कंफर्म है, ठीक है, इनमें से 2 या 3 जरूर आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है, 6 में से, तो अच्छे से लर्न करने वो सारे के सारे। और अगर आपके पास 5 मार्कर क्वेश्चन आता है इक्विलिब्रियम वगैरह का, तो आपको पता है उसमें स्केड्यूल जरूर देना होता है, स्केड्यूल कर्व हर चीज जो भी है आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, 5 नंबर में सब कुछ देना पड़ेगा। तो पूरे चैप्टर में बेटा मैं आपको स्केड्यूल सिर्फ एक ही लर्न करा रही हूँ, ठीक है, 2 ही आपको टर्म्स लर्न करा रही हूँ, आगे जितनी मर्जी कॉलम बना सकते हो, सिर्फ मेरे साथ 2 चीजें लर्न कर लेना, ठीक है, बाद में आप आगे इन्वेस्टमेंट का कॉलम बनाओ, कंजप्शन, एडी, एएस, जो मर्जी बनाओ, ठीक है। तो एडी अभी मुझे डिराइव करनी है, और एडी का फॉर्मूला क्या बताया, सी प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इकोनॉमी में आपको पता है चैप्टर का नाम इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, इनकम, हर चीज इनकम पे डिपेंडेंट है। अब मैं भी जो डिमांड करूंगी वो भी इनकम पे डिपेंडेंट है, जो आप करोगे आपके पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंडेंट है, तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो जब आप इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कोई भी स्केड्यूल बनाओगे, तो फर्स्ट कॉलम आपका इनकम का बनेगा, विच इज डिनोटेड बाय वाई इन इकोनॉमिक्स, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इनकम आप 0 से लेके कांस्टेंट रेट से बढ़ाओगे, फ्लक्चुएट नहीं करोगे, ये चीज ध्यान रखना। कांस्टेंट रेट का मतलब क्या, मैंने गैप देखो इक्वल लिया, 100 का ही लिया है, उसको आप फ्लक्चुएट नहीं कर सकते कि कभी 100 से 50 हो रहा है, ठीक है, फिर 200 हो रहा है, फिर 300 हो रहा है, ऐसा फ्लक्चुएट नहीं करोगे, कांस्टेंट रेट से बढ़ाओ। तो इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट करनी है, कांस्टेंट रेट से बढ़ानी। अब आते हैं इनकम में से हम कंजप्शन करते हैं, इनकम में से फर्म्स क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, और मेरे को एडी बनानी है तो सी भी चाहिए और आई भी चाहिए। अब हम नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं कंजप्शन का और इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। अब इस चैप्टर में पहले 2 मिनट ध्यान से समझना, इस चैप्टर के अंदर बेटा जो भी इन्वेस्टमेंट है ना, इट इज अज्यूम टू बी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है। अगर देखो 2 इन्वेस्टमेंट होती है, वन इज ऑटोनॉमस एंड अदर इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होता है जो प्राइवेट सेक्टर करता है, मैं पूछूंगी ये चीज, और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट करता है। अगर हम किसी लेमैन से भी पूछे ना कि भाई दोनों में से तुम किसकी इन्वेस्टमेंट बता सकते हो, तो आपको पता है गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट बजट में ऑलरेडी आ चुकी होती है, अब इस साल का भी बजट बन चुका है, तो बजट में हर चीज मेंशन है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ पे कितना खर्चा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना है, तो मैं बजट देख के आपको बता सकती हूँ यार कि गवर्नमेंट इस साल में कितना खर्चा करने वाली, ठीक है। बट अडानी अंबानी कितना खर्चा करने वाले, क्या वो मुझे बताएंगे, नो। तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट तो हम बता ही नहीं सकते कितनी है। तो इस चैप्टर में जब भी जहां पे भी जो इन्वेस्टमेंट कंसीडर होगी, दैट इज कौन सी इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस। और गवर्नमेंट की जो भी इन्वेस्टमेंट होती है ना बेटा, इट इज प्लान्ड इन बजट, तो हर लेवल पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ये चीज ध्यान में रखना। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट विच इज डन फॉर सोशल वेलफेयर, तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। राघव पास कर दे बेटा, आशी पास कर दो, निखिल पास कर दो, ठीक है भाई। तो अब ये ध्यान में रखना बेटा, इस चैप्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस है, हमेशा हर लेवल पे कांस्टेंट रहेगी। अब हमें सी और आई का कॉलम बनाना है बेटा। अच्छा अभी आपकी इनकम है, यस और नो, नो, बट आप कंजप्शन तो कर रहे हो ना, तो 0 इनकम पे कंजप्शन होती है, ये ध्यान में रखना। और एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो 0 इनकम पे आप कुछ भी कंजप्शन ले सकते हो, बट कंजप्शन को भी आपने कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करना है। याद है किसी को क्या बताया था मैंने, वेरी गुड, ठीक है। 0 इनकम पे मैंने कंजप्शन ली है 40, और इसको कांस्टेंट 80 के गैप से बढ़ा रही, कांस्टेंट। देखो प्लीज इतनी कहानी मत करना कि स्केड्यूल खुद बनाने बैठ जाओ अपनी तरीके से, फिर नहीं तो आपका कर्व में वेरिएशन आएगी। तो ये 2 चीजें बस मैंने आपको पूरे चैप्टर में लर्न कराई, एक इनकम और एक कंजप्शन, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कंजप्शन 0 पे मैंने 40 लिए, फिर कांस्टेंट 80 के गैप से बढ़ानी, 80 मीन्स 40 प्लस 80, तो नेक्स्ट इज 120 प्लस 80, तो नेक्स्ट इज 200, फिर नेक्स्ट इज 280, फिर नेक्स्ट इज 360, नहीं 360 नहीं 340, 360 सही सही,
ठीक है भाई, तो कांस्टेंट आपने जो है 80-80 गैप के गैप से कंजप्शन इंक्रीज कर। बस ये दो चीजें मैं आपको बोल रही हूँ कि स्केड्यूल बनाने के लिए ध्यान में रखना। इनकम पहले 0 लिए, मैं आगे भी पूछूंगी, और किस रेट से बढ़ाई है, 100 से। 0 इनकम पे कंजप्शन कितनी ली है, 40, और कांस्टेंट कितने गैप से बढ़ाई है, 80 के। अब आती है इन्वेस्टमेंट की बात। अच्छा, इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, ऑटोनॉमस, जो कौन करता है, गवर्नमेंट। क्यों करता है, तो हर लेवल पे क्या रहती है। अब आपने फर्स्ट में कंजप्शन कितनी ली है, इन्वेस्टमेंट इसका हाफ लेना, तो कितना आया, 20। और इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे क्या रहती है, कांस्टेंट, क्योंकि बेटा इकोनॉमी में हमेशा कंजप्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो कई बच्चे जो खुद शेड्यूल बनाते हैं ना, वो यहाँ पे फर्स्ट पे अगर 60 लिख देंगे और 60-60 कर देंगे, वो सोचते हैं कि कुछ भी लिख दो, बट ऐसा नहीं होता। इकोनॉमी में हमेशा इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है यार, तो कंजप्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो जो भी आपने फर्स्ट पे कंजप्शन लिया उसका हाफ इन्वेस्टमेंट ले ले। ठीक है, अब ये तीनों चीजें बनानी आ गई है। अब आगे आप पूरे चैप्टर में जितने मर्जी कॉलम बना सकते हो। लाइक मेरे को एडी चाहिए, अब मैं बना देती हूँ एडी। एडी क्या थी, सी प्लस, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगी हमारे पास एडी। कोई दुख तकलीफ है आपको, हो गया ये पक्का, ठीक है। तो मैं हर जगह पे ये स्केड्यूल पूछूंगी बार बार, क्योंकि अभी हम एएस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो भी ये स्केड्यूल आपको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें दिमाग में रख लो बस पूरे चैप्टर में। आगे जितने मर्जी आप कॉलम खुद बना सकते। ठीक है भाई, अब देखो एडी हमने बना दिया, अब बनाते हैं इसका एडी का कर्व। ठीक है, जो हर जगह पे यूज होगा पूरे चैप्टर में। चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एक्स एक्सिस पे पूरे चैप्टर में इनकम ऑब्लिक आउटपुट आएगा। आउटपुट इज डिनोटेड बाय एम्प्लॉयमेंट बेटा। ठीक है, पूरे चैप्टर पे एक्स पे इनकम ऑब्लिक आउटपुट ले लो। ठीक है, और वाई पे आपको पता है हम जो कर्व बनाते हैं वो वाई एक्सिस पे आता है, तो हम एडी कर्व बना रहे हैं तो एडी वाई पे आएगा। और एडी क्या होती है, सी प्लस। ठीक है, तो ब्रैकेट में शो कर देते हैं, सी और आई से के कॉम्बिनेशन से एडी बना देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, कंसीडर टू बी कांस्टेंट। तो इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट लाइन जहां पे भी बनेगी ना, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, जीरो इनकम पे कंजप्शन होती है, यस और नो, यस। तो कंजप्शन जीरो इनकम पे होती है, और मैंने आपको बोला था इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है ना। और एज इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन ऑल्सो, दिस इज कंजप्शन। ठीक है, इनकम बढ़ रही है तो कंजप्शन भी बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट लाइन कांस्टेंट, कंजप्शन बढ़ गई, और एडी दोनों को क्या कराए, प्लस कराए, तो ऑब्वियस है इससे ऊपर बनेगी और बिल्कुल पैरेलल बनेगी बेटा, एडी सी प्लस आई। ठीक है, बिल्कुल कांस्टेंट बनेगी। एडी और सी के बीच का गैप देखो कांस्टेंट है बिल्कुल, क्योंकि रीजन है इसका, आपसे पूछा जा सकता है। एडी होती है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहती है हर लेवल पे, दैट इज व्हाई द गैप बिटवीन एडी एंड सी रिमेन कांस्टेंट। यार एडी सी प्लस आई है, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई सी और एडी के बीच का गैप भी क्या है, कांस्टेंट। तो कभी भी टीचर पूछती है अगर आपसे, ठीक है, पेपर में आता है आपके पास, ठीक है, कि सी और एडी का गैप बिल्कुल कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि एडी इज द सम ऑफ सी एंड आई, आप ऐसे मेंशन करोगे, एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज इट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाई द गैप बिटवीन एडी एंड सी रिमेन कांस्टेंट। आप बना के दिखाओ, फिर उसको स्केड्यूल के थ्रू भी बता सकते हो। ठीक है, तो ये अब देखो, ये तो मैंने आपको एडी का कर्व पूरा डिराइव करके बता दिया। अगर नॉर्मल एडी बनानी हो, सिर्फ कर्व के अंदर एडी बनानी है, तो क्या करोगे, यहां से कोई भी पॉइंट उठाना, बस इंक्रीज कर देना, दिस इज एडी। ठीक है, आप जबरदस्ती थोड़ा ना कि अगर टीचर खाली आपको एडी बोल रही है तो आप जबरदस्ती थोड़ा ना सी भी दोगे आई भी दोगे। ठीक है, नॉर्मल एडी बनानी आपको पता है कि भाई यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि जीरो इनकम पे एडी होती है, और एज इनकम इंक्रीजेस एडी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, प्रभजोत समझ आइए, तो एडी का ये कर्व है, क्योंकि अभी आगे मैंने आपसे पूछना है, आप अपने दोबारा समझाना क्या कह रहे थे बेटा। जीरो इनकम पे डिमांड होती है, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। तो खाली एडी कर्व बनाना है तो कोई भी वाई एक्सिस से एक पॉइंट टच करना और उसको इंक्रीज कर देना कांस्टेंट रेट, तो दिस इज एग्रीगेट डिमांड। ठीक है मैम, ठीक है भाई, कर्व क्लियर हो गया इसका। अब मैं पीछे बार बार ये पूछूंगी एडी कर्व एडी कर्व, तो ध्यान में रखना, वाई से कोई भी पॉइंट लेके देन उसको इंक्रीज करो। ठीक है, तो हमने अब एडी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डेप्थ में पढ़ लिया। अब आते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे, पूरा चैप्टर इन दो टर्म्स पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीगेट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दैट इज टोटल। और 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, अभी मैंने आपको बताया। फर्स्ट सेक्टर कौन सा था, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट, चौथा सेक्टर, तो 4 सेक्टर है। अब चारों में से सप्लाई फर्म्स करती है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन करना किसका काम होता है, फर्म्स का।
तो जो प्रोडक्शन करेगा वो सप्लाई करेगा। तो चारों में से सप्लाई कौन करती है? फर्म्स करती है बेटा, वेदर इट इज प्राइवेट फर्म और पब्लिक फर्म। ठीक है, सप्लाई इकोनॉमी में फर्म्स करती है। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द फर्म्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो सारे फर्म्स मिलके इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई कर रही है ना, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई, उसे हम एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। ठीक है, अच्छा मम्मी की कसम है चीटिंग कोई नहीं करेगा। एडी का फॉर्मूला क्या था? सी प्लस आई। ठीक है, एएस का फॉर्मूला इज सी प्लस एस। कंजप्शन प्लस एस का मतलब इज सेविंग। ऐसे दिमाग में रखना, ए के पीछे एस लग रहा है तो सी के साथ भी क्या आएगा? एस। दोनों में सी तो कॉमन ही है यार, हमें गाली नहीं दे रही तुम्हें। ठीक है, दोनों में सी वर्ड कॉमन है बिल्कुल। ठीक है, तो ए एस है तो सी के साथ एस लग गया, ए डी है तो सी के साथ आई लग गया। ठीक है, तो दो फॉर्मूले मैंने आपको लर्न करा दिए, एडी का और एएस का। ठीक है, अब एएस का कर्व बनाने के लिए ना यार सबसे पहले तो मेरे को सेविंग भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि एएस सी प्लस एस होता है और एएस इज एग्जैक्टली इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। अभी आप जब इसके बाद नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ोगे ना, तो नेशनल इनकम भी यही होती है, मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। और प्रोडक्शन कौन करती है? फर्म्स। तो सप्लाई भी कौन करती है? फर्म्स। मैं जितनी सप्लाई करूंगी उतनी ही मुझे इनकम भी जनरेट होगी। तो एएस बेटा नेशनल इनकम के भी इक्वल होता है, विच इज डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, तो ये तीन चीजें याद करनी है, बातें नहीं बेटा। तो तीन चीजें याद करनी है, एएस एक तो सी प्लस एस होता है और एएस नेशनल इनकम के भी इक्वल होता है, जिसको हम वाई कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं देखो एएस के कर्व के ऊपर। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या बताया था? एक्स एक्सिस पे तो वही आएगा, इनकम ऑब्लिक आउटपुट। वाई पे मैं जो कर्व बना रही हूँ एएस, तो एएस कर्व आएगा। ठीक है, अगर आपकी इनकम जीरो है, मैं आपको प्रोड्यूसर बना रही हूँ इस टाइम पे, अगर आपकी इनकम जीरो है आप सभी की, तो क्या आप मार्केट में सप्लाई करोगे? जब पैसा ही नहीं है तो क्या प्रोडक्शन होगा? नो। तो क्या सप्लाई होगी? नो। तो जीरो इनकम पे सप्लाई भी जीरो होती। एज इनकम इंक्रीजेस, प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तो सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एएस कर्व बनता है बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल से। इसमें ना ये मेंशन करना होता है, आप जितनी बार एएस कर्व बनाओगे उतनी बार एएस के ब्रैकेट में वाई लिखोगे और यहाँ पे 45 डिग्री जरूर लिखोगे। अब ये नहीं डी लेके 45 बनाने बैठ जाओ टाइम वेस्ट करने के लिए। 45 तो नॉर्मल आप बना सकते हो, बस मेंशन जरूर करना है उसको 45 डिग्री। ठीक है, तो 45 डिग्री। ठीक है, एएस ब्रैकेट में वाई, हर चीज मेंशन करो। तो एएस कर्व 45 डिग्री के एंगल से बनता है। द रीजन इज दैट, देखो दोनों इंटरसेप्ट में ना जो गैप है ना वो बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब जिस रेट से मेरी इनकम बढ़ रही है ना, उस रेट से मैं सप्लाई बढ़ा रही हूँ। तो फर्म्स भी ऐसे ही करती है, जितनी उनको इनकम होती है, जितना प्रॉफिट होता है, उसी लेवल से वो सप्लाई भी बढ़ाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, एएस कर्व 45 डिग्री के एंगल से बनता है। अब देखो मैंने आपको दो कर्व बताया बेटा, अभी पीछे हमने एडी कर्व पढ़ा था। अच्छा एडी कहां से स्टार्ट हुआ था बेटा? लेवल ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज इक्वल टू लेवल ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, तो जीरो पे मैं पूछ रही हूं आपसे, एडी कर्व वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लिया और मैंने बोला था कि इनकम बढ़ेगी तो एडी भी, तो ये एडी है भाई। कर्व्स याद करो, इस चैप्टर में तो सारे कर्व्स का ही कमाल है। और एएस अभी बताए कैसे बनता है, मेकिंग एन एंगल ऑफ, दिस इज एएस कर्व। अब ये दोनों कर्व देख लो कैसे बनते। एडी ऊपर से स्टार्ट होगा क्योंकि जीरो इनकम पे, ये देखो इनकम जीरो है भाई, इधर ये जीरो इनकम पे डिमांड होती है इसलिए। ठीक है, और एज इनकम इंक्रीजेस तो डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस, बट जीरो इनकम पे सप्लाई नहीं होती भाई। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं होता। ठीक है, और इनकम बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती। तो एडी वहां से मैंने वाई से स्टार्ट करा है और एएस मैंने ओरिजिन से स्टार्ट करा है। ठीक है, ये दोनों एडी एएस के कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते बेटा। अब देखो इसमें एक टर्म बच गई हमारी से, हाँ अब एएस का आप बना दो। अब मैं सेविंग बता रही हूँ बेटा, उसके बाद हम एएस भी बनाएंगे। हाँ बेटा, जो आते हैं सेविंग के, सेविंग की तो बेटा सेविंग पूछा जाएगा, हाँ तो उसमें बनाना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। छोटा सा बनाओ ना, 4 पॉइंट दे दो बस। अब हम एक टर्म कर रहे हैं सेविंग की, फिर मैं आपसे सारा पूछूंगी किसको किससे डिनोट करते हैं। अच्छा याद आ रही है, कंजप्शन इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं, सही कह रहे हो बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इज डिनोटेड बाय आई, वेरी गुड। ठीक है, देन नेक्स्ट बोलो, इनकम इज डिनोटेड बाय वाई। ठीक है, एडी आपको पता है, एएस पता है, और सेविंग इज डिनोटेड बाय एस। ये सारी टर्म्स याद करना।
और सेविंग को एस से डिनोट करते हैं। अच्छा, सेविंग इनकम में से करते हैं, यस और नो? बेटा चैप्टर का नाम ही इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, तो इनकम में से ही कंजप्शन कर रहे हो, इनकम में से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इनकम में से सेविंग कर रहे हो, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। मेरी इनकम 100 रुपए में, खर्चा 50 का कर रही हूँ, दैट मीन्स 50 मैंने बचाया है, तो सेविंग कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, सेविंग के 3 फीचर है। बाय चांस अगर पूछ लेता है कि फीचर्स ऑफ सेविंग बताओ, तो सेविंग का आपने डेफिनेशन तो बोल दी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। सेविंग के 3 फीचर होते हैं बेटा, इट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो। ठीक है, पॉजिटिव तब होगी, आपको देख के पता चल रहा है, जब इनकम ज्यादा है कंजप्शन कम है। नेगेटिव तब होगी जब इनकम कम है खर्चा ज्यादा कर रहे हो, दैट मीन्स दोस्त से उधार मांगा है, तो सेविंग कैन बी नेगेटिव। जितनी इनकम है उतना ही खर्चा कर रहे हो, दैट मीन्स आपने कुछ नहीं सेव करा, सेविंग कैन बी जीरो। ठीक है देवांश, तेरे को समझ आ रहे हैं? तो सेविंग के 3 फीचर होते हैं। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन। सेविंग कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो पॉजिटिव तब होगी जब इनकम ज्यादा है कंजप्शन कम है, नेगेटिव इनकम कम है कंजप्शन ज्यादा है, जीरो जब इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। ठीक है, और इस पॉइंट को बेटा, जहां पे इनकम जीरो होती है दैट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे सेविंग जीरो। ठीक है, ये दिमाग में रखना कि जिस लेवल पे सेविंग जीरो होगी, इनकम कंजप्शन के इक्वल होगी, उस पॉइंट को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, दैट पॉइंट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं पूछूंगी अभी आपसे ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होता है, तो जहां पे सेविंग जीरो होती है। फिर मैं पूछूंगी सेविंग जीरो कब होती है? जब इनकम कंजप्शन के इक्वल हो। ठीक है, तो वहां पे सेविंग जीरो होती है, दैट पॉइंट इज ब्रेक इवन। ठीक है, मम्मी की कसम चीटिंग कोई नहीं करेगा। कंजप्शन इज डिनोटेड बाय इन्वेस्टमेंट, सेविंग एस, इनकम, और ये इनकम कौन सी इनकम है? नेशनल इनकम है भाई। पूरे चैप्टर में जो वाई वाई कर रहे हो ना, ये तुम्हारी इनकम नहीं है, दैट इज नेशनल इनकम। ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एडी कर्व याद है कहां से स्टार्ट था? वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट। और एएस कहां से स्टार्ट था? ओरिजिन से। ठीक है, एएस 0 से स्टार्ट था, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और एडी वाई पे मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया था, वहां से स्टार्ट था। और ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होता है? वेयर सेविंग जीरो होती है। और सेविंग कब जीरो होती है? व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, जब इनकम कंजप्शन के इक्वल हो। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम सीधा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस पे मूव करेंगे बेटा, हमारे छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ रह गए। ठीक है, देन मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगी इसके अंदर। ठीक है, ध्यान में रखना। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे चैप्टर के अंदर ना बेटा कुछ टर्म्स आती है। वन इज एपीसी, ये छोटे छोटे फॉर्मूले भी आते हैं, आपको पता है। ठीक है, रिलेशनशिप आ जाते हैं 2-2 नंबर में। ठीक है, रिलेशनशिप से तुम वैसे ही बहुत परेशान हो। ठीक है, बट आ जाते हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक्स में भी, क्या करें। तो एपीसी की फुल फॉर्म इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक टर्म आती है एपीएस, तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू, एस का मतलब सेफ। फिर आती है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेफ। ये 4 टर्म्स है बेटा जिन पे रिलेशनशिप आता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेफ, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेफ। अच्छा, हम यूनिट का नाम क्या है? कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? शुक्र है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इतना तो पता है। एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? इनकम। तो इसमें ये चारों फॉर्मूले में ना डिनोमिनेटर में इनकम आएगा, ये ध्यान में रखना। हर फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में इनकम आएगा, क्योंकि इनकम में से कंजप्शन, इनकम में से सेविंग, हर चीज इनकम में से होती है, आपको पता है। तो फॉर्मूला याद करने का बेस्ट तरीका है, देखो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कैपेसिटी टू कंज्यूम। तो इनकम में से, ये देखो इधर सी लगा है भाई, तो ऊपर आप न्यूमरेटर में क्या लगा दो? सी। तो एपीसी का फॉर्मूला सी बाय वाई। मैं लर्न करा रही हूं, मेरे साथ लर्न करो। तो एपीएस का फॉर्मूला आप बोलो क्या होगा? एस बाय वाई। एपीसी इज सी बाय वाई, एपीएस इज एस बाय वाई। मार्जिनल को इकोनॉमिक्स में चेंज से डिनोट करते हैं, और चेंज इज डेल्टा। तो नीचे वाई के साथ भी डेल्टा लगेगा, और ऊपर सी है देखो, तो सी के साथ भी डेल्टा लगेगा। चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। तो अब आप बताओ एमपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। देखो हर चीज ना, मैंने आपको बोला मार्जिनल इज डिनोटेड बाय चेंज, एडिशनल, जिसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। और आगे कंजप्शन लगा है, कंजप्शन को सी से डिनोट करते हैं। तो ऊपर लग गया डेल्टा सी, और नीचे वाई के साथ भी डेल्टा लगा दो, डेल्टा वाई।
अच्छा, अगर इन चारों की मैं डेफिनेशन पूछूं, तो अगर मैं पूछूं डिफाइन एपीसी, तो एपीसी इज द रेशियो ऑफ सी एंड वाई। ठीक है, एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम, एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम, ऐसी एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, हर चीज इनकम पे डिपेंडेंट है। अब ये चारों फॉर्मूले लर्न करने के लिए 10 सेकंड का वक्त है, फटाफट लर्न करो, किसी से भी पूछूंगी, ध्यान में रखना। ठीक है, आपको पता है डिनोमिनेटर में वाई आएगा यार, तो एपीसी है, ऊपर नॉर्मल सी लगा दो, एम के लिए मेरे को बस डेल्टा लगाना पड़ रहा है और कुछ नहीं। याद हो गए? डन सारे? देवजोत पक्का? हार्दिक, पुलकित, हाँ बेटा सामने देखो प्लीज। वेरी गुड। तो एपीसी एपीएस, बस अब बातें नहीं, ये चारों फॉर्मूले लर्न हो गए सभी को? कसम है बेटा? ठीक है, अब देखो इन पे रिलेशनशिप कर लेते हैं। पहला आता है बेटा रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी एपीएस में, काफी सामने देखो आप, एपीसी एपीएस में क्या रिलेशन? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। अच्छा, एपीसी का फॉर्मूला याद है क्या था? सी बाय वाई। एपीएस का फॉर्मूला बोलो? एस बाय वाई। ठीक है, देवांश सामने देखो प्लीज, एपीसी एपीएस दोनों फॉर्मूले क्लियर है? ठीक है, अब मेरे को रिलेशनशिप देना है एपीसी में और एपीएस में। तो इनकम में से कंजप्शन है, इनकम में से सेविंग है। वी नो दैट इनकम इज ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड। ठीक है, ये पहली लाइन चलेगी आपकी हर रिलेशनशिप। ठीक है, ये अपनी जिंदगी का रिलेशनशिप मत बना लेना इसको। ठीक है, इनकम, ये नैश इनकम है, नैश इनकम इज ईदर यूज ऑन कंजप्शन और सेविंग। ठीक है, तो ये हमने पहली इक्वेशन में ये पॉइंट डाला है। अब दोनों साइड को मैं डिवाइड कर रही हूं वाई से, क्योंकि एपीसी एपीएस के डिनोमिनेटर में क्या आता है? वाई आता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड विद वाई, तो क्या बना? वाई बाय वाई इज इक्वल टू सी बाय वाई प्लस, तो वाई बाय वाई इज 1। बोलो सी बाय वाई क्या होता है? एपी सी, और एस बाय वाई, तो रिलेशनशिप क्या है एपीसी और एपीएस में कि दोनों का सम इज इक्वल टू 1। तो 1 में से एपीसी माइनस कर दो तो वी गेट एपीएस, 1 में से एपीएस माइनस कर दो तो वी गेट एपीसी, बस। ठीक है बेटा, तो ये रिलेशनशिप है एपीसी एपीएस में। अब रिलेशनशिप जब मैं आपसे पूछूंगी ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन का ध्यान में रखना है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, फिर दोनों साइड को y से डिवाइड कर दो, अपने आप आपकी डेरिवेशन बन जाएगी। ठीक है, रिलेशनशिप हो जाएगा। किसी को दुख तकलीफ है रिलेशन में तो देख लो, ये वाला रिलेशन पूछ रही हूँ, कहीं अपने घर की कहानी लेके आ जाओ। ठीक है, नो दुख, आगे बढ़ते। अब नेक्स्ट, प्रभजोत तेरे को क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं बेटा रिलेशनशिप बिटवीन, कशिश कावी बातें नहीं, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। एमपीसी एमपीएस में क्या रिलेशन? तो अब अच्छा, फर्स्ट अभी आपको पीछे बताया था, फर्स्ट इक्वेशन कौन सी बनाते हैं? y इज इक्वल टू सी प्लस एस। रिलेशनशिप में ये पहला पॉइंट है बेटा, इनकम इज इधर कंज्यूम्ड और सेव्ड। ठीक है, ये चलेगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू हमने सी प्लस एस डाला, बट आपको पता है मार्जिनल के लिए हमें डेल्टा चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम दोनों साइड को डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। मैम आवाज चली गई आपकी। चेक करो। नो मैम। बोल दो। यस मैम। चलो, तो ये हमने फर्स्ट बेटा इक्वेशन में, मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन लर्न कराई है कि y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, अब मार्जिनल के लिए मुझे डेल्टा चाहिए, तो पहले मैं दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रही हूं डेल्टा से। तो मेरी इक्वेशन बनी डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब आपको पता है एमपीसी एमपीएस के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या होता है? डेल्टा y। तो दोनों साइड को हम डिवाइड कर रहे हैं किसके साथ? डेल्टा y के साथ। तो हमारे पास इक्वेशन बनी डेल्टा y बाय डेल्टा y
इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो कैंसल करा, अपने आप आपके पास एमपीसी प्लस एमपीएस भी 1 आ गया। तो ये दो दो नंबर में रिलेशनशिप आपसे पूछे जा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो एपीसी और एपीएस का सम भी 1 होता है और एमपीसी एमपीएस का भी सम 1 होता है, ठीक है। अब ये दोनों डेरिवेशन में किसी भी बच्चे से पूछूंगी तो ध्यान से समझ लो। फर्स्ट इक्वेशन दिमाग में रखना बस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। एपीसी एपीएस में दोनों को सीधा y से डिवाइड कर दो, एमपीसी एमपीएस में पहले डेल्टा से मल्टीप्लाई करो फिर डेल्टा y से डिवाइड करो, ठीक है। अपने आप आपके पास डेरिवेशन आ जाएगी, ठीक है भाई। हाँ जी, रिलेशनशिप क्लियर हो गया। चलो अब बढ़ते बड़े क्वेश्चंस के ऊपर। अब भाई 6 क्वेश्चन है जो बोर्ड में कंफर्म है, ठीक है। प्लीज अच्छे से कर लो, एक के साथ एक क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएगा, ये बाय 1 गेट 1 चलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अच्छे से याद होगा 5 मार्कर, तो दूसरा भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना, तो अच्छे से समझ लो भाई प्लीज। अब इस चैप्टर में बेटा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू एडीएएस अप्रोच। हमें इक्विलिब्रियम लेवल बताना है किस अप्रोच के थ्रू, एडीएएस अप्रोच। ये 5 मार्कर आपके पास थियरी पार्ट आएगा बेटा, इसमें आपको स्केड्यूल कर सब कुछ दे के इलेबोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझना प्लीज, मैं किसी से भी पूछूंगी, ध्यान में रखना। तो पहला क्वेश्चन आपके पास आता है, देवांश सामने देखो प्लीज, ठीक है। और ये मैं तेरे से पूछूंगी सबसे पहले, ध्यान में रखिए। तो पहला क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है बेटा, वो आता है इक्विलिब्रियम थ्रू एडीएएस अप्रोच। अब मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये दो कॉन्सेप्ट बताए थे, एडी का और एएस का। एडी कर्व याद है? एडी कर्व कहां से बनता है? वाई एक्सिस से। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है और कॉन्टिन्यूअसली उसको इंक्रीज करना है सेम रेट से। तो ये एडी यहां से चलेगी, दिस इज एडी। एएस कर्व कौन सा एंगल बनाता है? तो दिस इज एएस, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। एडी बना दिए, एएस बना दिए, देखो फिर से बना रही हूँ, पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा था। एएस कर्व मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जीरो इनकम पे डिमांड होती है, एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, तो दिस इज एडी कर्व, ठीक है। प्रॉपर लिखेंगे हम, वाई एक्सिस पे एडी एएस दोनों आएगा। अब जो सामने देख ले, एक्स पे इनकम आउटपुट दोनों आएगा। तो हमने एडीएस दोनों कर्व बनाए, दोनों मैम एक बार आउटपुट का मतलब बताना क्या था? प्रोडक्शन होता है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो हमने एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, एएस बनाया, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते ना बेटा वो इक्विलिब्रियम लेवल होता है, और ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट होता है बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन ट्विस्ट होके कैसे आता है, जो आपको यूलाइक वगैरह में गिवन है, मैं आपको बताऊंगी अभी, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। जहां पे बेटा एडी और एएस, यश बातें मत करो आपस में, ठीक है, मेरे से पूछो जो डाउट है। जहां पे एडीएस इंटरसेक्ट करते हैं ना, दैट इज इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट, वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, ध्यान में रखना। और उसको नीचे से टच करेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आता है, इधर आउटपुट इज डिनोटेड बाय क्यू, ठीक है। तो ये हम इक्विलिब्रियम थ्रू एडीएस अप्रोच कर रहे हैं बेटा। तो अब हमें देख के पता चल रहा है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहां पे, वेयर एडी इज इक्वल टू, जहां पे एडीएस के इक्वल है, ठीक है, देख के पता चल रहा है। बट 5 नंबर में ही थोड़ा ना बोलेंगे कि देख के पता चल रहा है एग्जामिनर को, ठीक है, कि एडीएस के इक्वल है। इसको इलाबोरेट करेंगे कैसे, ई पॉइंट के अगर हम राइट साइड में देखें, ये देखो आप देखो, ई पॉइंट के राइट साइड में एएस वाली लाइन ऊपर है, एडी वाली लाइन नीचे, यानी एएस इज मोर देन एडी। और अगर मैं ई पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखूं बेटा, तो आपको देख के पता चल रहा है एडी वाली लाइन ऊपर है, एएस वाली नीचे, यानी एडी मोर देन एएस, ठीक है। आपको 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा, इक्विलिब्रियम थ्रू एडीएएस अप्रोच, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो हम पहले बताएंगे भाई इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे एडीएस के इक्वल होता है, ठीक है। फिर हम 2 पैराग्राफ बनाएंगे कि भाई एएस मोर देन एडी में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता, या एडी मोर देन एएस में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होता। अगर आप मेरे साथ ये क्वेश्चन याद करोगे तो अभी इसके सिमिलर एक क्वेश्चन और आता है, दोनों साथ साथ में लर्न हो जाएंगे। तो अब हम 2 पैराग्राफ बना रहे हैं कि एएस मोर देन एडी में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं है और एडी मोर देन एएस में इक्विलिब्रियम क्यों नहीं। अब बेटा हम ना इस चैप्टर में 4 वर्ड्स पे इफेक्ट बताते, ये 4 वर्ड्स मैंने आपको ओपन करके बताए थे। अब जिसको नहीं पता फिर से सुन लो। सबसे यू से पहला वर्ड आता है अनसोल्ड स्टॉक, हम इस पे इफेक्ट बताते। पी से नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोडक्शन, हम इस पे इफेक्ट बताते। ई से वर्ड आता है एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि चैप्टर का नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट बताना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी,
ठीक है, तो लास्ट हम इफेक्ट दिखाएंगे नाश इनकम पे। ये ओपन करके 4 वर्ड्स है, पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, 4 वर्ड्स को इलाबोरेट करना है, अनसोल्ड स्टॉक, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट और नाश इनकम। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए ना कॉन्सेंट्रेट करके सामने देखना, पूरा पैराग्राफ आप सुनाओगे मुझे। एएस मोर देन एडीएस, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। सोच के बोलो यार, प्रोड्यूसर्स सप्लाई ज्यादा कर रहे हैं, दैट मींस प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। तो AS is more than AD, this means that unsold stock with producer increases। अब मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक है, तो क्या मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊं कि कम करूं? कम करनी पड़ेगी। So the producers will have to decrease the production। प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, नाश इनकम भी कम होगी। कम होते होते ये देखो, कम होते होते द इकोनॉमी रीचेज एट व्हाट? इक्विलिब्रियम। तो वापस आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। ठीक है बेटा, AS मोर देन AD है, दैट मीन सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो सप्लाई ज्यादा है, हार्दिक सामने देख लो, कोई बात नहीं। सप्लाई ज्यादा है का मतलब प्रोड्यूसर्स के पास अनसोल्ड स्टॉक ज्यादा है, तो प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? ऑलरेडी स्टॉक है भाई, तो प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? कम। प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, ऑब्वियस है। एम्प्लॉयमेंट कम होगी तो नेशनल इनकम भी कम होगी। अब इसको पूरा पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दो। When AS is more than AD, this means that unsold stock with producers increases. So the producers will have to decrease the production. As a result, employment, national income, so the economy reaches at equilibrium. ऐसे बताओ, तो हम वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए। अब इसका अपोजिट पैराग्राफ ये बना दो, देखो AD मोर देन AS है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तेरे को डाउट है बेटा? नहीं, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई कम है का मतलब प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक ज्यादा कम है? कम है। सप्लाई कम है यार, तो स्टॉक कम है, तो प्रोड्यूसर्स को प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी? बोलो, इंक्रीज। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, नेशनल इनकम बढ़ते बढ़ते द इकोनॉमी रीचेज एट इक्विलिब्रियम। बस ठीक है भाई, तो हम ये 2 पैराग्राफ देंगे इसके अंदर विद स्केड्यूल। स्केड्यूल वही इनकम, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, 3 चीजें बता दी आपको। आगे आप AD बना दो, AD आपको पता है कैसे बनती है, C+I। AS बना दो, C+S। S भी आपको पता है कैसे बनती है, सेविंग, इनकम माइनस कंजप्शन। तो हर चीज आपको पता है, आप जितने मर्जी कॉलम बनाते जाओ भाई। ठीक है, अच्छा ये चारों वर्ड्स याद हो गए, चारों पे इफेक्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, अब क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, तो बोर्ड में बेटा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम थ्रू AD/AS अप्रोच। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो है बाहर जाने तो बाहर चले जाओ बेटा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। हाँ ठीक है, ग्राफ में पुटिंग नहीं करनी बेटा, ठीक है, वो तो फ्री हैंड बनाने। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट के थ्रू इक्विलिब्रियम कहां पे होता है? ये देखो सामने देखो। अच्छा, इस चैप्टर में अभी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, कौन करता है, क्यों करता है, हर लेवल पे क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट कर्व तो बन गया, ये देखो कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपको याद हो मैंने सेविंग के 3 फीचर बताए थे, सेविंग कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। तो ये देखो सेविंग नेगेटिव यहां से स्टार्ट हो गई, ये देखो नेगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। दिस इज सेविंग कर्व। इट कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव, तीनों। ठीक है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर्व बना दिया बेटा, मैंने सेविंग कर्व बना दिया कि सेविंग, अनिकेत सामने देखो प्लीज। तो सेविंग कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, कैन बी पॉजिटिव। अब इक्विलिब्रियम ये कैसा पूछा है? सेविंग इन्वेस्टमेंट से। अभी आपने पीछे कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ा था? इक्विलिब्रियम थ्रू AD/AS। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जहां पे AD/AS के इक्वल होती है वहां पे इक्विलिब्रियम होता है। अब कसम है तुम लोगों को, आंसर सभी देंगे। AD का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या होता है? वेरी गुड। और AS का फॉर्मूला ये देखो, पुटिंग करके देख लो, C से C कैंसल। तो एट इक्विलिब्रियम इन्वेस्टमेंट भी सेविंग के इक्वल होता है। आप प्रूव भी कर सकते हो पहले, ठीक है, तो आप ये प्रूव भी कर दो कि भाई हमें पता है कि इक्विलिब्रियम वहां पे होता है जहां पे AD/AS इक्वल होता है। तो AD का फॉर्मूला पुट करो, AS का करो, फिर बोलो भाई C से C कैंसिल करके दिखाओ कि इन्वेस्टमेंट सेविंग के भी इक्वल होती। तो ये देखो सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल इस पॉइंट पे बेटा, ये आपको दिख रहा है, दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, ध्यान में रखना। जो पीछे हमने पढ़ा था AD/AS जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है, इसमें सेविंग इन्वेस्टमेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम है। ई पॉइंट के राइट साइड देखो कौन सी लाइन ऊपर है, S की I,
कौन सी लाइन ऊपर, लाइन S. मारनी नहीं है, लाइन कौन सी ऊपर, एस, ठीक है, तो एस मोर देन आई, ठीक है। ई के राइट साइड, लेफ्ट साइड में देखो बेटा, आई वाली लाइन ऊपर है, एस वाली नीचे, तो आई मोर देन एस, ठीक है। ये कई ऐसे कमेंट मत करो जिंदगी में हरियाली नहीं है, चाहिए क्या करें, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कॉलेज जाके होगा जो होगा, ठीक है, इसलिए पढ़ लो भाई अच्छे से। अब देखो जैसे उसमें दो पैराग्राफ बनाए थे, एडी मोर देन एएस के और एएस मोर देन एडी, इसमें भी दो पैराग्राफ बनाएंगे, एस मोर देन आई और आई मोर देन एस। वैभव कोई डाउट है बेटा? जो सेविंग्स की लाइन है जो ओरिजिन पे मीट कर रही है वो क्यों है? नहीं बेटा, ये इक्विलिब्रियम को हमेशा नीचे लेके आते, ये आउटपुट होता, ओके ठीक है। चलो देखो अब सामने बीच में बेटा बातें नहीं, नो डिस्टर्बेंस। तो ई पॉइंट के राइट साइड भी दे दिया, ई पॉइंट के लेफ्ट साइड भी दे दिया। अच्छा, पीछे जब हमने इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करा था, 4 वर्ड्स पे इफेक्ट बताया था, याद है? यू से क्या था, पी से क्या था, ई से, एन से, वही 4 वर्ड्स पे इफेक्ट हम इस क्वेश्चन में भी बताएंगे, वही 2 पैराग्राफ बनाएंगे, वही 4 वर्ड्स पे इफेक्ट बताओगे। अब ये देखो, सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम, दैट मीन्स लोग पैसा सेव कर रहे, खर्च नहीं कर रहे। अब अगर कई बच्चों में होती है बेटा सेविंग की हैबिट, तो वो खर्चा बिल्कुल नहीं करते, जो रिश्तेदार भी पैसे देके जाते हैं ना, वो भी मम्मी को देते, ले लो, ठीक है मम्मी आप ले लो, आप खुश हो जाओ, ठीक है। और कई ऐसे होते बस नजर मार रहे होते कि कैसा रिश्तेदार भागे, पैसा देख के जाए और हम फूके, ठीक है। तो सेविंग अगर आप ज्यादा कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हो, तो दैट मीन्स आप दुकान से सामान नहीं खरीद रहे, तो प्रोड्यूसर्स के पास स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज, एम्प्लॉयमेंट कम, नेशन कम, कम होते होते द इकोनॉमी रीचेज एट, बस। और इन्वेस्टमेंट मोर देन सेविंग में उल्टा कर देना भाई, ये देखो बिल्कुल पैराग्राफ साथ में बना दी। अब 2 क्वेश्चन में से देखो मैंने ऐसे लर्न करा, एक करो दूसरा फ्री है साथ में, ठीक है। ऐसी अभी 2 क्वेश्चन और बता रही हूँ, एक के साथ एक फ्री, ठीक है। तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ सेम है, बस ये खत्म होने वाला बेटा, फिर हाँ 5 मिनट रुको, नहीं 2 क्वेश्चन और है, ठीक है, कर लो ना बेटा, खत्म कर लो, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम थ्रू एडीएस, इक्विलिब्रियम थ्रू सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड में आता है, फिर से मेन क्वेश्चन है, एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप। बेटा ये खत्म होने वाले, 3 क्वेश्चन रह गए बस इस चैप्टर के, फिर मैं आपको पानी पीने का ब्रेक दे दूंगा। तो क्या मैं क्या बोलूंगी, रेस्टोरेंट जाओ खा के फिर वापस आओ, पानी पीने का ऐसे बोल रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे बकबक मैं करती हूँ, तुम तो आपस में डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो बस, ठीक है ना, इतनी डिस्ट्रैक्शन होती है ना तुम लोगों को। देखो मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो एक नींबू के 8 पीसेस करके पड़ोसी के घर में फेंक सकते हो, ठीक है, 8 पीसेस, बीच में से कट करोगे तो वो 2 बन जाएंगे, ठीक है, फिर उनको ऐसे करके कट करोगे तो वो 4 बन जाएंगे, ठीक है। और ये मत बोलना कि मैम नींबू महंगे हो रहे हैं, ठीक है। अब कईयों का ये दिक्कत होगी, मैम नींबू महंगे हो रहे, मम्मी नहीं देगी हमें फेंकने के लिए, ठीक है, पड़ोसी हमारे घर फेंकेगा तो हम जरूर काट लेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा कर लो भाई, अब पढ़ाई कर लो प्लीज, ठीक है। और ये कईयों का तो लास्ट पेपर है इकोनॉमिक्स का, हाँ सर से घुमा के, हाँ बहुत सारे, अभी क्लास के बाद और इंफॉर्मेशन दूंगी। चलो भाई अब बातें नहीं बेटा, मैं शुरू कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, जगरूप दिवजोत बातें, ठीक है, पढ़ाते हुए नो डिस्टर्ब, ठीक है। एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप, इसका अपोजिट क्वेश्चन आता है डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप, तो ये 2 क्वेश्चन आप साथ साथ में लर्न कर सकते हो। एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप, पहले तो आपको कर्व बनाना पड़ेगा बेटा, ये देखो एक्सेस डिमांड एडीएस दोनों बनाना पड़ेगा, एएस मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, आप सभी को पता है, एडी यहां से स्टार्ट होती है, दिस इज एडी कर, बातें कोई नहीं करेगा बीच में, मैं बार बार नहीं बोलूंगी बेटा। तो एएस बनाया, एडी बनाया, और ये पॉइंट आप सभी को पता है इक्विलिब्रियम होता है, और ये आउटपुट होता है। ये मैंने नॉर्मल एडीएस कर्व बना दिया बेटा, पहले ये नॉर्मली बनाओ। अब आपको बताना है एक्सेस डिमांड क्या होती है। यार एक्सेस डिमांड 2 ही टर्म है मेरे पास, एक एडी है एक एएस। एक्सेस डिमांड कब होगी, जब दोनों में से क्या चीज ज्यादा होगी, एडी। तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट द डिमांड इज सेड टू बी एक्सेस डिमांड, बस
तो एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट का होता है ना, ये जरूर मेंशन करना है, एट फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब कर्व देख लो बेटा, पीछे वाले भी सभी सामने देखेंगे अच्छे से। एक्सेस डिमांड का मतलब डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो शिफ्ट अपवर्ड की डाउनवर्ड, कोई भी चीज बढ़ेगी ऊपर जाएगी नीचे, ऊपर जाएगी ना। तो ये देखो एडी मेरी ये है, अब मैं बिल्कुल पैरेलल इसको ऊपर शिफ्ट कर रही हूं बेटा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है बेटा, डिमांड बढ़ रही है तो वी नो दैट ये ऊपर जाएगी, तो बिल्कुल इसके पैरेलल आप नई एडी बनाओगे, इसको नाम दे दो एडी डैश। अब ये सप्लाई को देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये न्यू इक्विलिब्रियम आया ई डैश, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये न्यू आउटपुट आया बेटा क्यू डैश। पहले कर्व चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है। एक्सेस डिमांड है बेटा, एक्सेस डिमांड में डिमांड बढ़ गई है, पैरेलल होगी, बिल्कुल पैरेलल जाएगी बेटा। तो एक्सेस डिमांड है बेटा, एक्सेस डिमांड में डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो हम ऊपर लेके जाएंगे ना, तो बिल्कुल जो पुरानी एडी थी ना उसके पैरेलल, ये देखो पुरानी एडी है ना, इसके पैरेलल मैंने नई एडी बनाई, ऊपर लेके गई। डेफिसिट डिमांड होती तो मैं ये डिमांड की लाइन नीचे लेके आती बेटा, क्योंकि डिमांड कम होती। अब इसमें एक्सेस डिमांड है तो ये लाइन में ऊपर लेके गई, जहां पे एएस को इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे न्यू इक्विलिब्रियम आया, नीचे एक्सटेंड करा, न्यू आउटपुट आया। तो अब मैंने एक्सेस डिमांड तो बता दी, अब मुझे बताना है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। बेटा इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, वो ओल्ड इक्विलिब्रियम पे होता है, सभी कान खोल के सुन ले, इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो वो ओल्ड इक्विलिब्रियम पे होता है। ओल्ड इक्विलिब्रियम आपका ये था, अब आपकी डिमांड बढ़ी है कम हुई है, बढ़ी है, तो ये ई वाली डॉट जो आपने डाली है ना, इस लाइन को ऊपर एक्सटेंड करो, जो दोनों लाइनों के बीच में गैप आ रहा है ना, दैट गैप इज इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप है पुरानी एडी और नई एडी के बीच। तो चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, मैं बार बार बोलूंगी किस इक्विलिब्रियम पे होता है, ओल्ड इक्विलिब्रियम पे होता है। तो पुराना ई पे आपने जो पॉइंट रखा था उसको ऊपर लेके जाओ, जो दोनों लाइनों के बीच में गैप आ रहा है दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, ये पूरा इन्फ्लेशनरी गैप है बेटा। इसको थोड़ा पेंसिल से जब बनाओगे ना तो थोड़ा हाईलाइट कर देना इसको अच्छे से डार्क करके कि दैट इज इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप है। अच्छा कर्व समझ आ गया सभी को? आप करते हैं इसके मेजर्स, जो बोर्ड में कंफर्म है लिख लो, आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पक्का है। मेजर्स, अब गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड को कैसे करेक्ट करेगी भाई? इकोनॉमी में आपको पता है भाई गवर्नमेंट का काम होता है, भाजवज बातें नहीं, गवर्नमेंट का काम होता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। तो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि ना इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए, ठीक है। तो मेजर्स में बेटा पहला मेजर तो सरकार लेती है, हमारी गवर्नमेंट लेती है कि एक्सेस डिमांड को कम करें। दूसरा मेजर लेती है आरबीआई। तो जो गवर्नमेंट मेजर लेती है उसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं बेटा, और जो आरबीआई मेजर्स लेती है उसको मॉनिटरी पॉलिसी बोलते हैं। तो अभी मैं आपको फिस्कल मेजर्स बता रही हूं, और बोर्ड में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, लिखा होगा कि मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बताओ तो फिस्कल पॉलिसी लिखोगे, मेजर ऑफ आरबीआई बताओ तो मॉनिटरी पॉलिसी लिखोगे, ध्यान में रखना, अभी हम पढ़ेंगे। अब फिस्कल पॉलिसी में 4 चीजें आती हैं बेटा, ये 4 ना ऐसे जो लिख रहे हैं तो बना देना मेरे साथ, आपको आसान रहेगा। फिस्कल पॉलिसी में सबसे पहली आती है एक्सपेंडिचर पॉलिसी, इसका ए पार्ट एक्सपेंडिचर पॉलिसी, बी पार्ट रेवेन्यू पॉलिसी, सी पार्ट पब्लिक बोरिंग, और डी पार्ट डेफिसिट फाइनेंस। ये 4 चीजें आती है फिस्कल पॉलिसी में। अब देखो इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपसे सुनूंगी सभी की, तो सिर्फ मैं 4 पॉइंट्स आपको दे रही हूं, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, पब्लिक बोरिंग और डेफिसिट फाइनेंस। कर दिए सभी ने? आप सामने देखो जल्दी से। एक्सेस डिमांड में डिमांड इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज है। एक्सेस डिमांड में डिमांड बढ़ी हुई है ना, इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए मुझे डिमांड को बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है। अब एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा किस पे करती है? वेलफेयर। एक्सपेंडिचर पॉलिसी का मतलब एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन व्हाट? सोशल वेलफेयर। जैसे गवर्नमेंट ने रोड्स बना दी, ठीक है, मेंटेनेंस कर दी, पार्क्स बना दिए, तो दिस इज एक्सपेंडिचर पॉलिसी। स्कूल्स बना दिए, हॉस्पिटल बना दिए। तो बेटा अगर गवर्नमेंट ये सब चीजें करती है ना, वेलफेयर करती है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है कम होती है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी, फिर आपकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो मेरे को तो डिमांड को कम करना है, तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर इंक्रीज करने चाहिए डिक्रीज? बिल्कुल करें। तो इसके ब्रैकेट में ऐसे बना देना, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन वेल्थ।
गवर्नमेंट को वेलफेयर पे खर्चा कम करना चाहिए ताकि लोगों की डिमांड भी कम हो जाए और वापस आप इक्विलिब्रियम पे। अब नेक्स्ट आती है देखो रेवेन्यू पॉलिसी। गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से कलेक्ट होता है? टैक्सेस से। तो रेवेन्यू पॉलिसी ब्रैकेट में लिख सकते हो, इनकम फ्रॉम टैक्सेस होता है बेटा ये, गवर्नमेंट जो टैक्स से कमा रहा है। अब आपकी डिमांड ज्यादा है, मुझे डिमांड कम करनी है, मैं आप पे टैक्सेस बढ़ा दूं कम कर दूं? बढ़ा दूंगी। अगर मैं आप पे टैक्स ज्यादा चार्ज करूंगी तो आपकी डिमांड ऑब्वियस कम हो जाएगी। तो रेवेन्यू पॉलिसी में टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, ठीक है। अब पब्लिक बोरिंग, आपकी डिमांड ज्यादा है, मुझे आपसे पैसा बोरो करना चाहिए, यस और नो? अगर मैं आपसे पैसा बोरो करूंगी आपकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, तो पब्लिक बोरिंग भी बढ़ा दो। अब लास्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स बाय आरबीआई। आरबीआई को नोट्स ज्यादा छापने चाहिए कम? कम। कम छापेगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। बस ये 4 पॉइंट्स हो गए। बिल्कुल बेटा, क्योंकि ये कंफर्म क्वेश्चन है, जरूर आएगा, ठीक है। मेजर्स ऑफ एक्सेस और डेफिसिट डिमांड जरूर आएगा। अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसका साइमल्टेनियस दूसरा भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो फिस्कल के सारे मेजर्स क्लियर है। अब मॉनिटरी करते हैं, इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी होती है। मॉनिटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ध्यान में रखना, जो आरबीआई स्टेप्स लेती है ना एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, वो मॉनिटरी पॉलिसी होती है बेटा, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी। अब मॉनिटरी पॉलिसी आपसे ना बोर्ड में एग्जामिनर पूछेगा कौन सी मॉनिटरी पॉलिसी बताओ। नहीं पूछ रहा है तो आप कोई भी बता सकते हो। जैसे मॉनिटरी पॉलिसी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है बेटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ठीक है। मेंशन कर रहा है वो तो आपको मेंशन ही बताना पड़ेगा, नहीं कर रहा तो आप जो मर्जी बता दो, ठीक है। तो मॉनिटरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। राघव सामने देखो प्लीज। क्वांटिटेटिव में क्या क्या टर्म्स आती है? लाइक फर्स्ट आती है बैंक रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर, ठीक है। ये सारी के सारी टर्म्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बार बार बोल रही हूं बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाना इसको। ये क्वांटिटेटिव में मैंने सिर्फ इनके नाम लिख दिए ताकि बाद में मैं इलैबोरेट करूंगी, इंक्रीज डिक्रीज आपको आसान हो जाए। क्वालिटेटिव में 2 ही आते हैं, एक होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट और दूसरा मॉरल सुएशन। शोषण नहीं बोलना, मैंने पहले भी बोला था, ठीक है। दैट इज मॉरल सुएशन और मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉरल एडवाइस होता है बेटा, सुएशन का मतलब मॉरल एडवाइस है। लिख दी सभी ने? पीछे लिख ली? लिख के डन बोलो जल्दी। नहीं, एक और है यश, जाना है तो भाई, मेरे को तो कराना है ना यश भाई। ये चैप्टर खत्म होगा तो मैं 5 मिनट का दूंगी। थ्योरी है बेटा उसकी बस। चलो भाई अब जल्दी खत्म करते हैं इसको। तो क्वांटिटेटिव में द फर्स्ट वन इज बैंक रेट। बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है बेटा? जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है फॉर मीटिंग लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, उसे बैंक रेट बोलते हैं। जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देती है फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, उसे रेपो रेट बोलते हैं। तो द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग कौन सी रिक्वायरमेंट? लॉन्ग टर्म, तो दैट इज बैंक रेट, ठीक है। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट इज रेपो रेट। तो दोनों बेटा एक तरीके से लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बैंक से लोन कब लेते हो? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, कम होता है? कम होता है। तो अगर आरबीआई ने ये दोनों रेट बढ़ा दिए, बैंक रेट, रेपो रेट, तो क्या कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करेंगे? तो वो मार्केट में दे पाएंगे? तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी? करनी है। तो बैंक रेट भी बढ़ना चाहिए, रेपो रेट भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाओगे बेटा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो नहीं करेंगे। मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। ठीक है बेटा, तो वो पब्लिक को भी नहीं दे पाएंगे और लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर एसएलआर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखवाता है, विच इज सीआरआर, ठीक है। हर कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखवाता है, विच इज सीआरआर। जो अपने पास रखता है दैट इज एसएलआर, उसे एसएलआर कहते हैं।
तो CRR क्या होता है? परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट विच कमर्शियल बैंक कीप्स विद RBI, मेंटेन्स विद RBI, और जो अपने पास रख रहे हैं वो SLR। ठीक है बेटा, चलो अब बोल दो, अगर मैंने ये दोनों बढ़ा दिए दैट मीन्स आप सेविंग ज्यादा कर रहे हो, तो क्या आप मार्केट में दे पाओगे? नो, तो ऑब्वियस है डिमांड विल डिक्रीज। ठीक है भाई, और एक ना आपको ट्रिक बताऊं, क्वांटिटेटिव के जितने भी ये रेट्स हैं या रिजर्व्स हैं जो भी है ना, इन सब ये सारे के सारे ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिमांड से। ये देखो, ये सब चीजें मैं इंक्रीज कर रही हूं ना, तो अपने आप डिमांड क्या हो रही है? डिक्रीज, और डेफिसिट में उल्टा हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कईयों को याद नहीं रहता ना यार, बढ़ाना है या कम करना है, तो ऐसे करके याद कर लो। ठीक है, कि ये सब इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, अब लास्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी मार्केट में सेल करेगी तो दैट मीन्स आप उसको खरीद रहे हो, तो आपका पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम। तो ओपन मार्केट में गवर्नमेंट शुड सेल देयर सिक्योरिटीज, ये ध्यान में रखना, गवर्नमेंट को मार्केट में अपनी सिक्योरिटी बेचनी चाहिए। जगरूप बातें नहीं बेटा, सामने देखो प्लीज। अब क्वालिटेटिव के दो करते बेटा, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सुएशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जब हम बैंक से बोरो करते हैं तो बैंक हमसे कोलैटरल सिक्योरिटी शो कराता है, आप सभी को पता है। अगर हम कोलैटरल बढ़ा देंगे, ठीक है, बैंक्स ने कोलैटरल बढ़ा दी, तो क्या आप बैंक से बोरो कर पाओगे? तो डिमांड विल डिक्रीज। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ानी चाहिए। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है जो बोरिंग पे हम कोलैटरल शो कराते हैं लोगों से, उसे मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं बेटा। और मॉरल सुएशन का मतलब है मॉरल एडवाइस रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय RBI। ठीक है, तो RBI को कमर्शियल बैंकों को रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिगार्डिंग क्या एडवाइस देनी चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो, ताकि लोग कम बोरो करें और लोगों की डिमांड कम हो जाए। तो ये बेटा बिल्कुल एक्सेस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप क्वेश्चन है पूरा डिटेल में। इसका ऑपोजिट डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप आता है, तो उसका कर्व कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा। हाँ, रिवर्स रेपो रेट होता है बेटा जिस रेट पे कमर्शियल बैंक अपने एक्सेस फंड को पार्क करते हैं, किसके पास? RBI के पास। तो अगर रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाता है तो कमर्शियल बैंकों को प्रॉफिट है, वो ज्यादा पैसा RBI के पास रखवाएंगे क्योंकि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो अपने वो मार्केट में बेटा रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिसपे, अच्छा हम लोग बैंक में सेविंग कब करते हैं? जब बैंक हमें सेविंग पे इंटरेस्ट ज्यादा देता है। तो कमर्शियल बैंक RBI के पास पैसा कब रखवाएगा? जब उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। तो अगर RBI ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक अपना एक्सेस फंड ज्यादा RBI के पास रखवाएंगे, तो वो मार्केट में कम दे पाएंगे, तो ऑब्वियस एक्सेस डिमांड विल डिक्रीज। ज्यादा से ज्यादा क्या, मैक्सिमम क्वेश्चन 5 नंबर का है। ठीक है, हाँ नहीं बेटा 2 क्वेश्चन रहेंगे बस। हाँ 2 ही रहेंगे बेटा, एक तो अपोजिट ही क्वेश्चन है देखो। अब डेफिसिट डिमांड डिफ्लेशनरी गैप, उसमें मैं कुछ नहीं बता रही, सिर्फ कर्व बता रही हूँ देखो, और कर्व भी तुम्हें पता है। हाँ ये देखो, ये AS है, AD है बेटा, ये इक्विलिब्रियम या आउटपुट। अब डेफिसिट डिमांड में डिमांड कम हो जाएगी, अनीशा सामने देखो, तो इसको नीचे बिल्कुल पैरेलल लेके आओगे। ये देखो इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, इस केस में आउटपुट यहाँ पे आया। अब मैंने आपको बोला था चाहे एक्सेस डिमांड हो चाहे डेफिसिट हो, वो ओल्ड इक्विलिब्रियम पे होती है। अब पुराना इक्विलिब्रियम ये रहा, डिमांड कम हुई है, ये देखो इसी लाइन को डार्क कर दो, दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। तो बस जैसे एक्सेस में आप ऊपर लेके गए थे, डेफिसिट में नीचे लेके आ जाओ, बस और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, तो दैट इज डिफ्लेशनरी गैप। अच्छा अब ये चीज ध्यान में रखना बेटा, जितने मेजर पीछे करे ना, डेफिसिट डिमांड के मेजर में जहां पे इंक्रीज है वहां पे क्या कर दोगे? डिक्रीज, और जहां पे डिक्रीज है वहां पे, बस ये ध्यान रखना। तो ये दोनों ग्राफ वापस दिखाना उसका। ये लो बेटा, कर्व में बेटा बस आपने AD को नीचे शिफ्ट कर दिया और कुछ नहीं। एक्सेस डिमांड में AD ऊपर लेके गए थे, डेफिसिट में नीचे लेके आओगे, और कुछ नहीं करना। अब मेजर में सारे पॉइंट बिल्कुल सिमिलर है। इसमें डिफ्लेशन वाला गैप कौन सा? बेटा ये जो ओल्ड इक्विलिब्रियम था ना, इसी को नीचे जो लाइन आई थी इसको डार्क कर दे, दोनों लाइनों के बीच में गैप है डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अब लास्ट रहेगी बेटा मल्टीप्लायर की वर्किंग, फिर मैं पानी का गैप दे रही हूं आपको। हाँ बेटा लास्ट रह गया मल्टीप्लायर की वर्किंग, बस ये सही में लास्ट वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसको शांति से समझ लो, फिर मैं पानी पीने के लिए भेज रही हूँ भाई, मुंह पे भी छींटे मार के आ जाना।
मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, हाँ करेंगे बेटा। तो मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के एंड दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बेटा ये चीज ध्यान में रखना। मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले होते हैं, प्लीज ध्यान में रखना। डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/एमपीएस, ये 3 फॉर्मूले बेटा मल्टीप्लायर। ठीक है, तीनों ध्यान में रखना, मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला। अब मल्टीप्लायर की वर्किंग आ जाती है भाई कई बार 5 नंबर में, और टीचर एमपीसी मेंशन करके देती है इसमें कितनी लो, तो इसको ध्यान से समझ लो प्लीज। ठीक है राघव, सामने देखो, पीछे वालों बातें मत करो, सामने देखो, बस ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तसल्ली से ये सामने इसलिए देखो। तो मल्टीप्लायर की जब मैं वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर के लिए आपको प्रॉपर स्केड्यूल्स बनाने पड़ेंगे, उसी के थ्रू वर्किंग बतानी है। अगर आपको स्केड्यूल आता है तो आप वर्किंग बता सकते हो। ये 3 फॉर्मूले मैंने पहले बताए मल्टीप्लायर के, ये 3 फॉर्मुलेज होते हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब स्केड्यूल के लिए क्या करेंगे, देखो पहला कॉलम हम बनाते हैं राउंड्स का, फिर बनाते हैं डेल्टा आई। इकोनॉमी में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होती है, आई का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से जनरेट होती है इनकम, और इनकम इज ईदर कंज्यूम और सेव्ड। तो मल्टीप्लायर की वर्किंग में ये 4 कॉलम्स बनेंगे, दिमाग में रखें। पहले इन्वेस्टमेंट करी, इन्वेस्टमेंट से इनकम जनरेट हुई, उसको कंजप्शन पे लगाया, सेव करा। अब ऊपर आपने एक चीज अजम्पशन में लेट करनी है बेटा, एमपीसी। एमपीसी आप कुछ भी लेट कर सकते हो, और कई बार आपको एग्जामिनर लिख के देगा कि एमपीसी ये एज्यूम कर। ठीक है, नहीं बोल रहा तो आप कुछ भी लेट कर लो। एमपीसी हमने 0.5 ले ली। अब आपको पता है इस चैप्टर में इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो इन्वेस्टमेंट आपने एक ही बार शो करनी है। लाइक मैं इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ कर रही हूँ तो वो 1 टाइम ही होगी बेटा, उसको बार बार नहीं लिखने की जरूरत। इन्वेस्टमेंट हम एक ही बार शो करते, तो इन्वेस्टमेंट हो गई कांस्टेंट। फर्स्ट लेवल पे जितनी इन्वेस्टमेंट है उतनी ही इनकम भी जनरेट करनी। देखो ये कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा। मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू 1 होती है, ध्यान में रखना, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है। मल्टीप्लायर का अभी फॉर्मूला बताया, डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई होता है बेटा। तो ये मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 कब आएगी, जब डेल्टा वाई और डेल्टा आई दोनों इक्वल होंगे। ये देखो ना 100/100, तभी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसलिए मैंने फर्स्ट लेवल पे इन्वेस्टमेंट और इनकम क्या लिए, इक्वल, क्योंकि द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। रीजन है, हर चीज लॉजिक है बेटा। अब डेल्टा सी निकालना है बेटा, तो ये वाला ध्यान में रखना, मैंने एमपीसी लेट करा है ऊपर 0.5। एमपीसी का फॉर्मूला इज डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, कितना है 0.5। अब मुझे इधर से डेल्टा सी निकालना है बेटा, तो कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दू। हर लेवल पे डेल्टा सी, मैं बार बार बोल रही हूं, कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 100 इंटू 0.5 कितना आ गया, 50। ठीक है, अब सेविंग आप सभी को पता है कैसे निकालते हैं, सेविंग होती है इनकम माइनस कंजप्शन। तो 100 माइनस 50, तो सेविंग कितनी आ गई, 50। फर्स्ट राउंड सबको क्लियर है। अब मल्टीप्लायर एक बिलीफ पे चलता है बेटा कि जो एक बंदे ने खर्चा करा है ना, वो दूसरे की इनकम होती। लाइक मैंने मोमोज खाए हैं, तो मोमोज वाले की वो क्या है, इनकम है ना भाई, मैंने जो उसको पैसा दिया। तो मैंने कंजप्शन पे 50 रुपी खर्चा करा, तो प्रोड्यूसर की इनकम है 50, यहां पे आई रोटेट होके। अब फिर से डेल्टा सी कैसे निकलता है, डेल्टा वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई करके। तो 50 इंटू 0.5 कितना आ गया, 25। फिर 50 माइनस 25, 25। अब आप बता दो नेक्स्ट राउंड में इधर कितना आएगा। मैम नहीं समझ आ रहा, दोबारा समझा दो बेटा डेल्टा सी हर राउंड पे इश्नूर डेल्टा वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई करके आ रहा है। तो फर्स्ट राउंड में डेल्टा वाई 100 था, तो 100 इंटू 0.5 करा, 50 आ गया। फिर सेविंग कैसे निकलती है, 100 माइनस 50, 50 आ गई। अब जो आपने कंजप्शन पे खर्चा करा है बेटा, वो दुकानदार की इनकम है, तो 50 वापस यहाँ पे रोटेट होके आया। फिर से 50 इंटू 0.5 करा, 25 आया, दिस माइनस दिस करा, 25 आया। फिर ये रोटेट होके 25 आएगा, फिर 25 इंटू 0.5, 12.5, फिर 12.5। ऐसे आपने 2-3 राउंड दिखाने, फिर डैश डैश करके आफ्टर ऑल राउंड दिखाना है। बस अब ये लास्ट काम सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला कैसे, लास्ट राउंड आप कैसे निकालोगे। देखो के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी आपने कितना लेट करा था, 0. तो 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5। के की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। 2 का मतलब 2 टाइम्स आता है, मल्टीप्लायर टाइम्स में निकलता है, मल्टीप्लायर की कोई यूनिट नहीं होती। तो मल्टीप्लायर आया 2 टाइम्स। शुरू में आपकी इनकम कितनी थी, 100,
अब 2 टाइम्स हो गई तो कितनी हो गई 200। तो ये टोटल वैल्यू बेटा मैंने इस फॉर्मूले से निकाली, फिर से सुन लो। के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, मैंने उसमें एमपीसी पुट करा 0.5, तो के की वैल्यू 2 टाइम्स आई। तो शुरू में मेरी इनकम 100 थी, अब 2 टाइम्स होगी तो 200 होगी भाई। और डेल्टा सी आप हर राउंड में कैसे निकाल रहे हो, डेल्टा वाई को एमपीसी से मल्टीप्लाई करके। तो लास्ट का डेल्टा वाई कितना है 200, 200 इंटू 0.5 तो ये कितनी आ गया 100। अब दिस माइनस दिस ये कितना आ गया 100। हर राउंड में आप ऐसे ही कर रहे हो। तो दिस इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट ही 100 ही रहेगा। तो ये आफ्टर ऑल राउंड है, इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने, ठीक है, ध्यान में रखना। अब आप पानी पीने जा सकते हो बेटा, ठीक है। ऑनलाइन वाले भी 5 मिनट